हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। आज हम स्पोर्टिंग एरर्स करने वाले हैं टेंस के चैप्टर से। टेंस का चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। उसके बाद मैंने 2 पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए हैं। एक फिलर्स का जिसका मैं सॉल्यूशन आपको दे चुका हूं, दूसरा स्पोर्टिंग एरर्स का जिसमें मैंने 90 क्वेश्चंस कंपाइल करके आपको दिए। तो उसका मैं आज सॉल्यूशन करने वाला हूँ। पीडीएफ आपके पास पहले से अवेलेबल है। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर लें, पहले एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर टोल्ड। जैसे मैंने यहाँ देखा टोल्ड लिखा है, तो ये वर्ब है हमारे सेंटेंस का, जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये पास्ट हुआ। तो यहाँ से एक बात हम जान गए कि पास्ट अगर ये है तो आगे आने वाली बातें भी पास्ट में होंगी, क्योंकि पास्ट पास्ट को फॉलो करता है। ये मैंने आपको समझाया था। दूसरी बात ये हुई कि अगर ये हमारे पास वर्ब है टोल्ड, तो इससे पहले की जो जानकारी लिखी है ये वाली, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। उसके आगे लिखा है द हिंदू दैट डॉक्टर अब्दुल्ला वुड बी। अब मैंने आपको समझाया था कि कहीं अगर हम विल देखते हैं तो विल का हम पास्ट बनाते हैं वुड, कैन देखते हैं उसका बनाते हैं कुड, मे देखते हैं उसका बनाते हैं माइट। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई हैं टेंस में। कहीं हम सेल देखते हैं तो उसका बनाते हैं हम शुड। ठीक है, तो यहाँ वुड लिखा है, पास्ट पास्ट को फॉलो करता है, तो ये बात सही लिखी है। एक और मैं आपको बात बताऊं, जब हम हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लिखा हुआ देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लिखा हुआ देखते हैं, तो आगे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं। इससे ये सेंटेंस पैसिव फॉर्म में चला जाता है, और पैसिव में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखा है बी, और बी के बाद क्या लिखा है थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वुड बी डिटेन लिख दे या डिटेनिंग लिख दे, तो आप समझ जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लिखा है, तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। बात क्लियर है ना? तो ये सही लिखा है अपने आप में। इनिशियली फॉर 12 डेज बट द पीरियड कैन बी। जब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो कैन आना चाहिए या कैन का कुड होना चाहिए। भाई जैसे हमने यहाँ वुड लिखा, अगर यहाँ कल को क्वेश्चन पूछ ले आपसे विल लिख कर, तो ये एरर बनेगा ना, क्योंकि ऊपर लिखा है वहाँ टोल्ड, टोल्ड है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमें ये भी पास्ट में चाहिए, ये भी पास्ट में चाहिए। स्कैन की जगह कुड होगा। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, वैन अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स विजिटेड। अब हमने जैसे पढ़ा तो समझ में आया विजिटेड एक वर्ब है, और अगर ये वर्ब है तो ये इतना पार्ट हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। वैन सेंटेंस में दो चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कंजंक्शन का काम करेगा यहाँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ टेंस के चैप्टर से पहले, कि कौन सा वर्ड किस तरीके से काम करता है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। द एंटरटेनमेंट सेंटर लिटिल दे डिड दे। अब यहाँ डिड लिखा है, हम जानते हैं कि अगर हमने डिड का यूज़ कर लिया है तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब वर्ब का यूज़ करते हैं। डिड के साथ नो लिखा है, कल को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ डिड के साथ लिख कर दे देगा आपको न्यू, डिड दे न्यू। तो आपको इन चीज़ों से अलर्ट रहना है। अगर हम सेकंड फॉर्म पहले से यूज़ कर चुके हैं तो दोबारा नहीं कर सकते, नो होगा, जो अपनी जगह अभी सही लिखा है। दैट डियर आउटिंग विल, सेंटेंस यहाँ कैसा है, पास्ट है। डिड लिखा है, यहाँ भी पास्ट है, लेकिन विल पास्ट नहीं है। विल का पास्ट क्या होगा, वुड होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने लिखा है, राम सैड। सैड सेंटेंस में वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ये वर्ब है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है। दैट चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ही प्रेफर्ड, जब ये सैड लिखा है हम जानते हैं सैड से की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और ये पास्ट है, तो आगे आने वाली बातें भी किस में होंगी, पास्ट में। राम सैड दैट ही प्रेफर्स होना चाहिए या प्रिफर्ड होना चाहिए, प्रिफर्ड होना चाहिए। कोई दिक्कत? अ वाइट शर्ट टू कलर्ड, कल को आपके सामने ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और यहाँ प्रीफर्ड लिख दे और सेंटेंस का आंसर नो एरर हो, तो आप इसमें गलती ढूंढते हो टू कलर्ड में। बच्चा देखता है टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आता है, कलर्ड नहीं हो सकता, कलर्ड तो सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ कलर कर देता है। पूरी बात पढ़ो, क्या लिखा है, ही प्रीफर्ड अ वाइट शर्ट टू कलर्ड वन। तो ये कलर्ड इसके साथ टू के साथ नहीं लिखा है, ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ ये काम कर रहा है एक एडजेक्टिव का। आगे लिखा है वन, और इस वन का मतलब क्या है, ये शर्ट। नाउन को बार बार रिपीट ना किया जाए, इसलिए हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो यहाँ वन एक एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है, किसके लिए, शर्ट के लिए, और कलर्ड इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। टू कलर्ड वन के साथ लिखा होगा, टू इसे रिलेट करने का काम कर रहा है, ये इन्फिनेटिव नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे चलकर सिखाता रहूँगा हर सेंटेंस में। जहाँ से क्वेश्चन तैयार हो सकता है मैं हर चीज़ आपको काउंटर करता चलूँगा। आगे लिखा है वैन ही डिड नॉट। वैन अगेन कंजंक्शन का काम कर रहा है, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। डिड नॉट फाइंड, हमने यहाँ डिड का यूज़ किया, कल को आपको यहाँ फाउंड लिख कर दे सकता है, तो याद रखना
फिर से कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। हिज कुक इन द किचन, यहाँ से बात पता लग चुकी है, ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। ही आस्क्ड, यहाँ आस्क लिखा है तो ये पास्ट है। हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। टेंस तो अपनी जगह सही लिखे हैं सारे, लेकिन गलती कहाँ है देखो, ध्यान से समझने का काम करना। जब हम WH वर्ड की बात करते हैं, कोई भी WH वर्ड हो सकता है, ये दो तरीके से काम करता है। WH वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में कहीं लिखा होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा होगा तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगा और लास्ट में कहीं जाकर क्वेश्चन मार्क देखने को हमें मिलेगा। ऐसी अगर कंडीशन कहीं है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये WH वर्ड लिखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे और ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई डिड ही से समथिंग। वाई WH वर्ड स्टार्टिंग में लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा है, उसके बाद सब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये WH वर्ड जो वाई लिखा है ये किसका काम कर रहा है यहाँ, क्वेश्चन वर्ड का। अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ ऐसे लिख दूँ, वाई ही सेड ऐसे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो ये सेंटेंस गलत हो चुका है क्योंकि WH वर्ड स्टार्टिंग में भी लिखा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो ये किसका काम कर रहा है, WH वर्ड किसका काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का। और हम जानते हैं ये जब क्वेश्चन वर्ड का काम करता है तो इसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये तो गलत हुआ अपने आप में, तो WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, उसकी हेल्पिंग वर्ब हम डिड सीख कर आए हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हमने लिखा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात और समझो, जब ये WH वर्ड किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना होकर ये WH वर्ड सेंटेंस के कहीं बीच में लिखा हो और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क ना लिखा हो, ओनली फुल स्टॉप लिखा हो, तब ये काम करता है कंजंक्शन का, क्योंकि ये दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, और अगर ये कंजंक्शन का काम करता है तो फिर इसके बाद पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वो होता है, और उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, दो बातें मैंने आपको समझाई। WH वर्ड अगर स्टार्टिंग में लिखा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, तब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तब सब्जेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, वाई डिड ही से, हमने वाई ही सैड लिखा, वाई के बाद हमने सब्जेक्ट लिखा, हमने देखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो हमें चाहिए इससे पहले हेल्पिंग वर्ब, तब हमें सब्जेक्ट चाहिए। दूसरी बात हमने ये सीखी, जब कोई WH वर्ड दो सेंटेंसेस के बीच में कहीं लिखा हो तो ये कंजंक्शन का काम करेगा, क्योंकि इन दोनों बातों को कनेक्ट कर रहा है आपस में। और अगर ये कंजंक्शन है तो यहाँ फिर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क एक आइडेंटिफिकेशन है इसका कि ये कंजंक्शन होगा। क्वेश्चन मार्क वहाँ होगा तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, नहीं होगा तो ये कंजंक्शन होगा। दूसरी बात, ये दो चीज़ों के बीच में लिखा होगा तो दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, तब हमें इसके बाद क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में लिखी है तो हेल्पिंग वर्ब, अदरवाइज मेन वर्ब। आइए क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था, सेंटेंस क्या कह रहा है हमसे, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। अब इस वेयर के बारे में हम बात करते हैं। क्या लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क लिखा है, नहीं लिखा है। जब अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है और ये WH वर्ड दो सेंटेंसेस के बीच में लिखा है तो ये किसका काम कर रहा है, यकीनन ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। आप तो समझ पाए होंगे ना इन चीज़ों को। और अगर ये कंजंक्शन है तो इसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं है तो मेन वर्ब। कोई दिक्कत, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, जबकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखी है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। ये होना चाहिए वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी है हैड, और उसके बाद मेन वर्ब लिखी है गॉन। तो सेंटेंस सही कुछ इस तरीके से होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखना, समझ में आएंगी सारी चीज़ें। मैंने बहुत बेसिक से आपको समझा दिया है। आगे क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, 3 years हैव elapsed सिंस आई हैड गॉन टू। मैंने आपको सिंस का कंसेप्ट समझाया था। हम सिंस के बाद पास्ट स्पेसिफिक टाइम लिखने का काम करते हैं। याद आ रहा है आपको, कुछ बात बताई थी मैंने आपको कि सिंस के बाद हम पास्ट स्पेसिफिक टाइम लिखने का काम करते हैं। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम को अगर हमें किसी टेंस में लिखना हो, आई रिपीट, पास्ट स्पेसिफिक टाइम को किसी टेंस में लिखना हो तो वो एक ही टेंस हमने समझा था, और वो टेंस था हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट अगर हम बनाने का काम करते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हम
सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जबकि सिंस के बाद जो भी बात लिखी है तो ये एक पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात होगी। टेंस कौन सा यूज़ होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट। तो हैड गॉन की जगह क्या होना चाहिए, सिंस आई वेंट। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। वी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा वी है। दैट कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है क्योंकि दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। द पुलिसमैन चेज्ड, चेज्ड फिर से एक वर्ब है, ये पास्ट में लिखी थी बात, और आगे वाली बात भी किस में लिखी है, पास्ट में लिखी है। पुलिसमैन फिर से इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट है। अ थीफ एट दैट मोमेंट। मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए थे, जहाँ जहाँ टेंस पढ़ाया था वहाँ वहाँ मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात की थी। कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने प्रेजेंट की जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि एक लाइव एक्शन की हम बात करेंगे जो प्रेजेंट में चल रहा हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम उस एक्शन की बात करेंगे जो लाइव चल रहा हो प्रेजेंट में, और अगर वो एक्शन लाइव है पास्ट में तो हम उसकी बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और वहाँ आपको कीवर्ड्स बताया था मैंने, एक एट दिस टाइम, एक कीवर्ड था एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन जब ये एट दैट हो गया है, दिस का मैंने दैट कर दिया है। दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है, मतलब हम दूर की बात कर रहे हैं। दिस का जब हम दैट करते हैं तो समझ जाना कि हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं। और अगर एट दिस टाइम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है तो एट दैट टाइम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करेगा। यहाँ लिखा है एट दैट मोमेंट। इस एट दैट मोमेंट को अगर मैं हटा दूँ तो सेंटेंस ठीक लिखा है अपनी जगह, लेकिन इस एट दैट मोमेंट ने मुझे बता दिया कि एक्शन लाइव था। लेकिन कब था लाइव, पास्ट में। तो मुझे पास्ट का कॉन्टिन्यूअस चाहिए, तो चेज्ड की जगह वॉज चेजिंग होगा। क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जामिनेशन में, बात क्लियर है ना। अगर यहाँ ऑब्जर्व्स होता और यहाँ एट दिस टाइम होता तो फिर इज चेजिंग हो जाता। कोई डाउट तो नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है द मिनिस्ट्री वॉज कंसीडर्ड। मिनिस्ट्री हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट लिखा है, वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, कंसीडर्ड एक वर्ब है। ये पैसिव फॉर्म है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। एक्टिव में वॉज के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं आपको कई बार बात बता चुका हूँ कि आप जो भी वर्ब देखते हो, जैसे यहाँ ये वर्ब है तो ये वर्ब है तो ये एक्शन होगा। आपको बस ये पता लगाना होता है कि ये एक्शन करने वाला कौन है। अब ये कंसीडर कौन कर रहा है, ये मिनिस्ट्री कर रही है ना, ये मंत्रालय कंसीडर कर रहा है ना इन सेवरल प्रपोजल्स को। भाई ये काम कौन कर रहा है, कंसीडर करने का काम सेवरल प्रपोजल्स जो कंसीडर किए गए हैं किसने किए हैं, मिनिस्ट्री ने। तो ये तो हमारे सेंटेंस का डूअर है, हमारे वर्ब का डूअर है। और अगर ये डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। अगर ये डूअर नहीं होता तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज टॉट, यहाँ एक्शन क्या हो रहा है, टॉट पढ़ाने का काम हो रहा है। स्टार्टिंग में ये क्या लिखा है, इंग्लिश, तो इसका डूअर कौन है पता नहीं। यहाँ तो इंग्लिश लिखी है, इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रही है ना, पढ़ाया तो किसी और ने है। बात समझ में आ रही है। तो ये इंग्लिश डूअर नहीं है, डूअर नहीं है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हुआ। लेकिन यहाँ डूअर मिनिस्ट्री है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हुआ। जबकि वॉज के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ तो पैसिव में करते हैं। टेंस में तो हम ये सीख कर आए हैं कि वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म तो हमने नहीं पढ़ा ना। तो फिर ये गलत है, और अगर ये गलत है तो फिर हमें ठीक करना होगा। तो सेंटेंस बात कर रहा है पास्ट की, ये मुझे बताया वॉज ने, क्योंकि वॉज तो पास्ट में लिखा जाता है। यहाँ इज होता तो ये प्रेजेंट की बात करता, विल होता तो ये फ्यूचर की बात करता। बात क्लियर है ना। तो अगर ये पास्ट है तो मुझे इसे पास्ट में बनाना होगा। मैं इस वॉज को अगर यहाँ से हटा दूँ तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। यही पर एरर था इस क्वेश्चन का। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर है कि जो मिनिस्ट्री है उसने कंसीडर किया था, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, करता था या किया उसने। यहाँ वो उसका काम नहीं है क्योंकि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। आगे चलते हैं। तान्या स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 2 years अगो। यहाँ लिखा है स्टार्टेड, ये हमारे सेंटेंस का वर्ब है तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट तान्या है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है ये, तो ये पास्ट हुआ, पास्ट का भी इंडेफिनिट हुआ जो पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात करता है। यहाँ लिखा है 2 years अगो, ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। कल को आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो, यहाँ आपको लिख कर दे देगा स्टार्ट्स, या आपको यहाँ लिख कर दे दे हैज़ स्टार्टेड। तो याद रखना जब ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ हो सकता है। एक क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये भी बताने का मेरा काम है, ठीक है। वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको थोड़ी सी बस मेहनत करनी है घर पे बैठ के। जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ इसके ऊपर काम करना है, आपको रिवाइज करनी है चीज़ें, अपने आप से सेंटेंस लिखकर उन पर काम करना है। आगे लिखा है बट इट ग्रो,
अब यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था, आगे भी लिखा है पास्ट, पास्ट पास्ट को फॉलो करता है। यहाँ कल को अगर ग्रोस दे दे, GROWS, या ग्रो लिख दे या इज ग्रोइंग लिख दे तो गलत हो जाएगा। बात क्लियर है ना। वेरी फास्ट एज द कंट्री इज एक्सपीरियंस, सेंटेंस पास्ट में चल रहा था लेकिन यहाँ प्रेजेंट आ गया, तो यहाँ सिंपल होना क्या चाहिए इसकी जगह, वॉज, क्योंकि कंट्री सिंगुलर है हमारे पास, प्लूरल होता तो हम वर लगा देते। आगे ING फॉर्म लिखा है, कल को यहाँ थर्ड फॉर्म दे दे तो समझ जाना कंट्री अगर एक्शन कर रहा है तो ये डूअर है, डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, तो थर्ड फॉर्म नहीं आनी चाहिए, फिर वो उसके साथ ING फॉर्म भी आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको सिखाया। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट द फैकल्टी मेंबर्स, सेंटेंस प्रेजेंट में है क्योंकि इज लिखा है, बट द प्रेजिडेंट हु डिसाइड, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से, रिलेटिव प्रोनाउन से, लेकिन टेंस का लेना देना है, इसलिए दोनों का मिक्सचर ये सेंटेंस है। मैं आपको ये भी बात समझा देता हूँ डिटेल में, समझें ध्यान से। जब कोई नाउन लिखा होता है उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर whom, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब लिखा होता है। ऐसी कंडीशन में ये हु और whom इस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में जब एक नाउन लिखा हो उसके बाद हु लिखा हो या whom लिखा हो उसके बाद वर्ब लिखा हो, इस स्ट्रक्चर में ये हु और whom इस अपने से पहले लिखे हुए नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और अगर ये हु या whom इस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये वर्ब आया इसके अकॉर्डिंग, जबकि ये आए थे इस नाउन के अकॉर्डिंग, तो मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि ये जो नाउन के, ये जो वर्ब आया है ये इस नाउन के अकॉर्डिंग आया है। एक बार फिर से समझो, ये जो इस स्ट्रक्चर में हु और whom लिखे हैं ये सब हैं रिलेटिव, ये दोनों हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन उन्हें बोलते हैं जो चीज़ों को रिलेट करते हैं, जो नाउन को रिलेट करते हैं। तो इस नाउन को इन दोनों ने रिलेट कराया और ये वर्ब इनकी वजह से आया। ये दोनों किसकी वजह से आए थे, इस नाउन की वजह से। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ ये वर्ब इस नाउन की वजह से आया है। तो अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। ये अगर पास्ट में है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा है हु, उससे पहले क्या लिखा है प्रेसिडेंट, ये एक नाउन है, यस और नो। उसके बाद वर्ब लिखा है, स्ट्रक्चर ये वाला बना, तो ये हु किसका काम कर रहा होगा यहाँ, रिलेटिव प्रोनाउन का। अब देखो हमने WH वर्ड को 3 तरीके से पढ़ लिया इसी सेशन में। एक वो क्वेश्चन वर्ड का काम कर सकता है, जब क्वेश्चन वर्ड का काम कब करता है, जब उसके लास्ट में कहीं क्वेश्चन मार्क लिखा हो, वो सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा हो, तब हम उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ हमने सीखी, जब दो चीज़ों के बीच में लिखा हो और कोई क्वेश्चन मार्क ना हो तो वो कंजंक्शन का काम करता है। तीसरी चीज़ हमने ये सीखी, जब किसी नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी वर्ब के लिए तब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। समझ में आ रही है सारी बातें। और हम ये जानते हैं कि ये जो वर्ब है ये हु के हिसाब से आई है, जबकि हु किसके हिसाब से आया, प्रेसिडेंट के। तो मैं डायरेक्ट ये कह सकता हूँ ये डिसाइड जो है ये प्रेसिडेंट के हिसाब से आना चाहिए। और सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ से इज लिखा है, और अगर मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रेसिडेंट है जो कि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए हमें ऐसी एस लगाना पड़ता है। तो इस डिसाइड की जगह क्या होना चाहिए, डिसाइड्स होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है हमारे पास, आई रीड है या रेड है ये पता चलेगा सेंटेंस की थीम से, सेंटेंस की टोन से, क्योंकि हम इसकी प्रेजेंट फॉर्म को रीड बोलते हैं, पास्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को रेड बोलते हैं। कहीं अगर सेंटेंस लिखा है ही रेड अ बुक, आपसे ये सेंटेंस पूछ ले कोई, बताओ इस सेंटेंस में क्या एरर है, तो याद रखना, ये मत कहने लगना कि सेंटेंस में रीड्स आएगा। आपकी बात अपनी जगह सही है, उसकी बात अपनी जगह सही है, क्योंकि रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं। रीड, रेड, रीड, ये देखने में एक जैसी हैं, बोलती अलग अलग हैं। ये रीड है, ये रेड है, ये रीड है। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस आप जो बोलना चाहते हो ही रीड्स अ बुक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तैयार हो जाएगा। जो उसने लिख कर दिया है वो भी अपनी जगह सही है। अगर वो बोले ही रीड तो गलत है, फिर ही रीड्स होना चाहिए। लेकिन अगर वो बोले ही रेड तो फिर सेंटेंस अपनी जगह सही है, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। चलिए खैर, आई रेड या रीड जो भी है, देखते हैं टोन क्या है सेंटेंस की। एटलीस्ट 100 बुक्स बाय द टाइम आई वॉज 12, ये कुछ मिस है यहाँ।
यहाँ नोट कर लेना भाई, एडिट कर लेना इसे, टाइपिंग करते हुए छूटा है कोई वर्ड। आई रेड एटलीस्ट 100 बुक्स बाय द टाइम व्हेन आई वॉज 12। जब मैं 12 साल का था, तो ये हमारे लिए जो बात लिखी है व्हेन आई वॉज 12, वॉज होने की वजह से ये पास्ट हो गया, तो हमारे लिए ये वाली बात पास्ट है। वो कह रहा है कि मैं 100 बुक्स कम से कम पढ़ चुका था उस टाइम तक जब मैं 12 साल का था। जब हमारे लिए ये वाली बात पास्ट है, तो ये जो पूरी बात लिखी है ये हमारे लिए पास्ट का भी पास्ट हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट हुआ। और पास्ट ऑफ पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट को हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बनाते हैं। तो यहाँ रेड की जगह हैड रीड होना चाहिए। बात क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड, अब हैव बीन ट्राइंग लिखा है, हम जानते हैं हैव बीन प्लस आईएनजी से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तैयार होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तैयार होता है। हैव लिखा है तो ये प्रेजेंट का फॉर्म है, ठीक है। फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ दिस रिकरिंग प्रॉब्लम सिंस द 4 days। अब ये सिंस के बाद टाइम लिखा है, मैंने आपको समझाया था सिंस, फॉर, फ्रॉम, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। सिंस के बाद हम पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। इस पॉइंट को मैंने दूसरे तरीके से समझाया था, पास्ट स्पेसिफिक टाइम होगा, और जहाँ पीरियड की हम बात करेंगे वहाँ फॉर आएगा, समझाया था मैंने आपको। इसका यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं। ये सिंस को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसकी जगह हम सिंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये टेंस के चैप्टर में मैंने बड़े डिटेल से आपको समझाया था। यहाँ 4 days लिखा है, एक पीरियड है, और अगर ये पीरियड है तो इस सिंस की जगह क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। कल को आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि यहाँ फॉर लिख कर देगा, लेकिन यहाँ हैव बीन की जगह लिख देगा इज, या लिख देगा यहाँ वो ट्राई, वी ट्राई। हम जानते हैं ये अगर फॉर या सिंस के साथ टाइम लिखा है तो ये फिर काम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होता है, तो हमें उसके हिसाब से ही वर्ब चाहिए। कल को यहाँ अगर इज लिख कर दे दे तो एरर बन जाएगा, हमें हैव बीन लगाना होगा। अक्सर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे चलते हैं। सेंटेंस लिखा है, आई डो नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डो नॉट नो, आई के साथ डू नॉट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तैयार हुआ। कल को वो डू नॉट के साथ यहाँ न्यू लिख कर दे दे आपको, एरर बन जाएगा। वेयर WH वर्ड आया, 3 तरीके से काम कर सकता है। पहला क्वेश्चन वर्ड की तरह से काम कर सकता है, कंजंक्शन की तरह से काम कर सकता है, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन के तरीके से काम कर सकता है। अब हम देखते हैं क्या कहीं क्वेश्चन मार्क लिखा है तो इसका तो काम खत्म हुआ, ये तो है नहीं। ये कब काम होता है? जब इससे पहले कोई नाउन लिखा होता है, उसके बाद वर्ब लिखा होता है। इससे पहले कोई नाउन या वर्ब है नहीं है, तो ये वाला काम भी खत्म हुआ। एक ही कंडीशन बची, ये किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका? कंजंक्शन का। और जब WH वर्ड कंजंक्शन का काम करता है तो उसके तुरंत बाद हम किसका यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसका, अदरवाइज हम मेन वर्ब का। अभी तो सीख कर आए हम, तो अगर ये कंजंक्शन है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए तुरंत बाद? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो बाद में आएगी, जबकि यहाँ कुड पहले लिखा है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? ही कुड हैव गॉन। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कई बार कि अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ कैन करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेजेंट पास्ट को फॉलो करता है या प्रेजेंट प्रेजेंट को फॉलो करता है, ये मैंने आपको नहीं बताया। मैंने ये बताया पास्ट पास्ट को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है, ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल रेड गाउन द यंग लेडी ईगरली वेट्स फॉर हर हस्बैंड टू रिटर्न सो दैट सी कुड कट द केक। सेंटेंस को जैसे पढ़ोगे आप समझ में आएगा क्वेश्चन में एरर कहाँ है। यहाँ लिखा है ड्रेस्ड, तो ये पास्ट है। इन अ ब्यूटीफुल रेड गाउन द यंग लेडी ईगरली वेट्स, वेट्स प्रेजेंट है, SSPV वाला मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो किया, तो ये वेटेड होना चाहिए था। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात ये रहती है, आगे देखो कुड लिखा है, मैं आपको समझा देता हूँ। आगे कल को कैन दे सकता है, कैन नहीं आ सकता, कुड आएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात रहती है, ड्रेस्ड से सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो सकता है? इसका सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट को उसने यहाँ हाइड कर दिया है। ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल रेड गाउन द यंग लेडी को उसने बाद में लिख दिया है। अगर वो पहले लिखता तो फिर उसे 2 बार लिखना पड़ता, या फिर इस सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज़ करके उस सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में लिखना पड़ता।
उसने ये कह दिया ड्रेस्ड इन ए ब्यूटीफुल रेड गाउन, मतलब जो ब्यूटीफुल रेड गाउन की ड्रेस में है वो यंग लेडी। तो इसने ड्रेस्ड लिख कर क्या बता दिया मुझे कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इतनी बात तो आप जानते हो, प्रेजेंट फॉर्म तो नहीं है, और ये दोनों बातें हमें पास्ट की तरफ इशारा कर रही हैं, हाँ या ना। तो अगर ये पास्ट की तरफ इशारा कर रही है तो आगे आने वाली पास्ट में होनी चाहिए सारी बातें, तो वेट्स की जगह वेटेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा है द क्लासेस विच वर रोल्ड आउट इन द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट 2 weeks ago had been a success so far, a senior police officer said। अब काम आता है आपका टीचर, जो आपके टीचर ने बातें बताई हैं। अगर आप देखोगे सेंटेंस लिखा है द क्लासेस विच वर रोल्ड आउट। अब रोल्ड से पहले वर लिखा है, वर के साथ आईएनजी फॉर्म लिखे जाते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन थर्ड फॉर्म कब यूज़ होता है? जब ये पैसिव फॉर्म में होता है। सेंटेंस पैसिव फॉर्म में है क्योंकि क्लासेस डूअर नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर अपनी जगह सही लिखा है। क्लासेस बहुत सारी हैं इसलिए वर लिखा है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे लिखा है 2 weeks ago, तो सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए क्योंकि पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, जो कि सेंटेंस पास्ट में है, वर ने मुझे बता दिया। उसके आगे लिखा है हैड बीन, जब ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए। और सक्सेस सो फार, आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब यूज़ किया था वहाँ आपको कुछ कीवर्ड्स मैंने आप लिखाए थे। कीवर्ड्स में मैंने एक कीवर्ड लिखाया था सो फार, जिसका मीनिंग आपको बताया था अब तक। और अगर ये अब तक है, ये सो फार लिखा हुआ है, तो टेंस कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ हैड बीन की जगह क्या आना चाहिए? हैव बीन। ये सेंटेंस बैंकिंग का है। द हिंदू से सेंटेंस पूछा गया है, द हिंदू में ये लाइन आई थी और ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है बैंकिंग में। कहना क्या चाहता है ये समझने का काम करते हैं। द क्लासेस विच वर रोल्ड आउट, वो क्लासेस जो रोल्ड आउट कर दी गई थी 2 week पहले, हैड बीन अ सक्सेस सो फार, वो अब तक की एक सक्सेस हुई है, एक सफलता हुई है अब तक की। और अगर अब तक की है मतलब जो पहले काम हुआ था वो अब तक की सफलता है। पहले वाले काम को हम इस काम के साथ नहीं जोड़ रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं जो पहले काम हुआ था वो अब तक की, इस समय तक की। सो फार का मतलब तो अब तक है ना, और अगर इसका मीनिंग अब तक है तो हम बात कर रहे हैं अभी अभी की, सो फार के अकॉर्डिंग। और अभी अभी की हम बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए हमें, इसीलिए हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया। यहाँ हैव बीन होना चाहिए, हैव बीन अ सक्सेस, ना कि यहाँ होना चाहिए हमारा हैड बीन। ठीक है, सो फार अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड। और यहाँ एक और बात याद रखना, यहाँ हैव बीन नहीं हो सकता, यहाँ हैज़ बीन होगा, क्योंकि ये जो सक्सेस है ना, ये हम एक ही बात कर रहे हैं, सक्सेस एक ही है, तो यहाँ हैव की जगह भी हैज़ होगा। ये भी आपको लिख कर दे सकता है, कल को यहाँ हैव बीन दे दे। आप देखो क्लासेस की वजह से हैव बीन लगा है, सेंस तो हमने निकाल लिया, समझ में आ गई बात क्यों यहाँ आया, क्योंकि सो फार लिखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, मैंने आपको बता दिया कीवर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में एरर ये भी दे सकता है कि हैव की जगह हैज़ आए, आप क्लासेस के अकॉर्डिंग हैव लगा दोगे। यहाँ बात क्लासेस की नहीं हो रही है, वो कह रहा है ये अब तक की एक सफलता है, क्योंकि अ लिखा है, अ सक्सेस, और अगर एक सफलता है तो फिर सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है तो हैज़ आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वी विल स्टे विद फ्रेंड्स व्हेन वी गेट टू बोस्टन वी हैव नेवर बीन देयर। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नो एरर। लेकिन एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन में एरर बनाकर आपको दे सकता है कल को, मैं उसकी बात करता हूँ कहाँ पॉसिबिलिटी बन सकती है। कल को आपको यहाँ दे सकता है व्हेन वी विल गेट। अब आप देखोगे यहाँ विल लिखा है, ये फ्यूचर है, यहाँ भी विल लिखा है, ये भी फ्यूचर है, फ्यूचर के साथ फ्यूचर लिखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहीं पर सारी दिक्कत है, यहीं पे एरर बन जाएगा। ये जो टॉपिक है ना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर से है वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक सॉलिड ट्रिक बता रहा हूँ छोटी सी, आपका इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, आप आसानी से समझ जाओगे कि इसमें ये एरर है। मैं बताता हूँ आपको, जब आपको देखने को मिलते हैं कुछ वर्ड्स जैसे व्हेन, इफ़, एज इफ, प्रोवाइडेड, आफ्टर, बाय द टाइम, सपोज, बहुत सारे और भी वर्ड हैं, मैं डिटेल में तो बात करूंगा कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में ही। लेकिन अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिखाई दे जाए, जैसे यहाँ लिखा है व्हेन, और इनके बाद जो भी क्लोज लिखा हो, जो भी क्लोज लिखा हो इनके जस्ट बाद, मतलब इनका वाला जो भी क्लोज लिखा हो,
उस क्लोज में विल और शैल नहीं आ सकता, मतलब आपको दिखे तो समझ जाना यहीं पे एरर है। विल और शैल का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैन के बाद अगर मैं यहाँ विल लिख दूँ, वी विल गेट, तो आप समझ जाना कि इसके बाद विल का यूज़ तो हो ही नहीं सकता है, वहीं पे एरर है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? अब हो किसका सकता है, अगर यहाँ विल लिखा है, अब इधर अगर विल लिखा होगा तो ये प्रेजेंट में बनेगा, इधर प्रेजेंट लिखा होगा तो भी ये प्रेजेंट में बनेगा, यहाँ पास्ट लिखा होगा तब ये पास्ट में बनेगा। ठीक है, चलो सेंटेंस आएगा, हम आगे समझेंगे। एक सेंटेंस लिखा है, राम होप्स टू बिकम एन ऑफिसर। होप्स हमारे सेंटेंस का वर्ब है, राम हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये वर्ब हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात है। इतनी बात तो आप जान ही गए होंगे ना। अब आगे लिखा है टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल। अभी मैंने आपको क्या समझाया कि कुछ इस तरीके के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, उनके बाद अगर आपको विल या सेल देखने को मिल जाए ना, तो समझ जाना बस यहीं पे एरर है। यहाँ विल लिखा है, यही हमारे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 है। अब आएगा क्या, मैंने आपको बताया अगर इधर फ्यूचर लिखा होगा मतलब विल और सेल लिखा होगा तो ये प्रेजेंट में बनेगा, इधर प्रेजेंट लिखा होगा तो भी ये प्रेजेंट में बनेगा। तो मैं इसमें क्या कर दूं, ही के बाद हो जाएगा कंप्लीट्स। कोई दिक्कत तो नहीं है? सब क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। द ट्रुथ इज दैट व्हेन पीपल सीइंग। अब देखो यहाँ लिखा है व्हेन पीपल, अब पीपल यहाँ इस वर्ब का सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई फिर, और ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर भी हुआ, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। बात समझ में आ रही है? ये इस काम को कर रहा होगा, और अगर ये कर रहा होगा तो ये एक्शन हुआ, मेन वर्ब हुआ। अगर ये मेन वर्ब है तो आईएनजी से पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, या तो अब ये पीपल है, पीपल के साथ या तो आर आना चाहिए या वर आना चाहिए। हैव बीन प्लस आईएनजी भी हमने पढ़ा है, या फिर हैड बीन प्लस आईएनजी भी हमने पढ़ा है। यही पढ़े है ना? अगर टाइम होगा तो हम इनमें से लगाएंगे, टाइम नहीं होगा तो फिर हम इनमें से लगाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। सीइंग यू जॉन्ड इन टू योर वर्क एंड इज सॉरी इन हार्मोनी विद योर सेल्फ दे कम टू डिस्ट्रैक्ट यू। अब आगे कहीं पास्ट की बात नहीं हुई है तो वर्क का यूज़ और हैड बीन का यूज़ खत्म हुआ, आगे टाइम की बात भी नहीं हुई तो इसका भी काम खत्म हुआ। तो एक ही बचता हमारे पास क्या, आर। तो ये आर सीइंग होना चाहिए। लेकिन मैंने जब आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो वहाँ एक बात समझाई थी, TEAPP, एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। T फॉर थिंकिंग, E फॉर इमोशन, A फॉर अपियरिंग, P फॉर परसेप्शन एंड P फॉर पोजेशन। इन सारी वर्ब्स में हम ING का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ याद आ रहा है आपको? एक उसमें C भी थी, परसेप्शन वाले वर्ब्स में CSEE था ना वहाँ पर, या फिर अपियर वाले में होगा, कहीं ना कहीं तो ये था। और जब ये C था मैंने आपको समझाया था कि इसमें ING का यूज़ नहीं कर सकते हम, तो यहाँ ING नहीं आना चाहिए। और अगर यहाँ ING नहीं आना चाहिए तो फिर कुछ और आना चाहिए, तो फिर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम यहाँ डायरेक्ट सी का यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ बात क्लियर कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने लिखा है, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी डज नॉट बिलीव। अब बिलीव हमारे सेंटेंस का वर्ब है, डज नॉट एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, डू से निकल के आया है, और डू एक प्राइमरी वर्ब होता है। ये भी मैंने आपको समझाया था कि 3 प्राइमरी वर्ब होते हैं, डू, बी एंड हैव। जो बच्चे नए हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो हमारे वर्ब के लिए ये पूरा ही एक क्या हुआ, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, कंपनी के डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा सेंटेंस में बोलोगे, इतना ज़्यादा आपको आसान लगने लगेगा। दैट वी आर वर्किंग सिंसियरली एंड विद इंटरेस्ट फॉर ऑल दीज ईयर्स। यहाँ लिखा है फोर के आगे लिखा है टाइम। जब फोर के साथ या सिंस के साथ टाइम होता है तो यहाँ से एक हिंट मिल जाता है हमें कि ये टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है? इस आर ने मुझे बता दिया कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ वर लिखा होता तो ये पास्ट की बात कर रहा होता। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। वहाँ प्लूरल लिखा है तो मुझे हैव बीन चाहिए होगा, तो इस आर की जगह क्या आना चाहिए था, हैव बीन। एक बार फिर से समझाता हूँ। जब यहाँ फोर लिखा है, फोर और सिंस के बाद टाइम चाहिए होता है, और फोर और सिंस के साथ जब हम टाइम लिखते हैं तो वो टेंस होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि वहाँ कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम चल रहा होता है। यही बातें हमने समझी थी। तो यहाँ से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इस आर ने मुझे बताया प्रेजेंट, यहाँ वर होता तो बताता क्या, पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तैयार हुआ। इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या होती है, हैव बीन प्लस ING। तो इस आर की जगह क्या आना चाहिए, हैव बीन। आगे चलते हैं। सेलिब्रेटिंग हर 15 लॉन्ग ईयर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री
द एक्टर अनाउंस दैट ही वुड बी डूइंग। अभी मैंने एक बात समझाई थी आपको, समझने की ज़रूरत है, ध्यान से समझना कि अगर कहीं आपको हेल्पिंग ऑफ दिखता है, उसके बाद बी दिखता है, और तो उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए। ये मैंने आपको बताया था, ये पैसिव फॉर्म तैयार करता है। क्या तैयार करता है? पैसिव फॉर्म। अब समझने की ज़रूरत है इम्पोर्टेंट पार्ट को, क्योंकि यहीं से कन्फ्यूज़न पैदा होता है। जब आप देखोगे कि ये एक्शन हो रहा है, यहाँ एक्शन हो रहा है डूइंग का, करने का, इसे करने वाला कौन है? ये ही। ये नया शो करने की बात कौन कर रहा है? ये ही कर रहा है। तो ये तो डूअर हुआ, और अगर ये डूअर हुआ तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। जब डूअर स्टार्टिंग में लिखा है इस एक्शन का, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। और अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो ये स्ट्रक्चर यहाँ अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वुड के साथ, कुड के साथ जब हम बी देखते हैं, माइट के साथ हम बी देखते हैं, क्या उसके साथ आईएनजी यूज़ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं इस वाले टेंस का, तो हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का विल बी प्लस आईएनजी स्ट्रक्चर होता है। विल बी के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हुए विल का वुड कर देते हैं, कैन का कुड और मे का माइट, बाकी चीज़ें ऐसे ही लिख देते हैं। तो हम विल को वुड में करेंगे तो आगे बी प्लस आईएनजी ऐसे ही लिखना होगा ना हमें। तो वुड के साथ बी प्लस आईएनजी भी हो सकता है जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ आपको दोनों चीज़ों में फ़र्क कैसे पहचानना होगा, आपको ये देखना होगा क्या वहाँ उस एक्शन का डूअर है या नहीं है। अगर डूअर है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, डूअर नहीं है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और अगर पैसिव वॉइस में है तो फिर वुड के साथ बी लिखा है तो हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो वुड के साथ बी लिखा है तो आईएनजी चाहिए। ये हम इनडायरेक्ट वाले की बात करते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कैसे करना है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करोगे आप, फिर से सुनोगे, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। वुड के साथ बी आईएनजी लिखा है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, मतलब ये स्ट्रक्चर ठीक लिखा है। आगे बढ़ते हैं। न्यू शो ऑन टेलीविज़न विच वुड बी डन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा एक बात समझो, यहाँ लिखा है वुड प्लस बी प्लस डन। टेलीविज़न विच, उसने कहा है ही वुड बी डूइंग अ न्यू शो ऑन टेलीविज़न विच वुड बी डन कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये विच किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इस टेलीविज़न के इस शो को। बात समझ में आ रही है कि जो नया शो है टेलीविज़न पर होगा, तो टेलीविज़न पर जो हो ये शो होगा, टेलीविज़न का ये शो जो है, इसे रिप्रेजेंट कर रहा है विच। उसके लिए आया वुड बी डन। अब क्या ये जो एक्शन हो रहा है डन, ये शो करेगा? नहीं, शो तो कोई और करेगा। इसका मतलब सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। तो ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में होने की वजह से हमने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ अप्लाई किया, वुड के बाद बी और बी के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। देखो एक ही सेंटेंस में दोनों कंसेप्ट अप्लाई हो चुके हैं। अब यहाँ लिखा है ये पास्ट, ये वाली बात वुड बी डन तो पास्ट में लिखी है ना। और अगर ये पास्ट है तो फिर ये अनाउंस नहीं होना चाहिए था, अनाउंस्ड होना चाहिए था। ये भी पास्ट में होना चाहिए था। कई बार हम ये देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट में कर देते हैं हम। नहीं, आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस का टाइम पता करना है कि सेंटेंस का टाइम क्या है, सेंटेंस की टोन क्या है, सेंटेंस की थीम क्या है। वो बात चल रही है सब पुरानी, और अगर पुरानी चल रही है तो उसने अनाउंस किया होगा ना पहले, मतलब अनाउंस किया था ना उसने। और अगर अनाउंस किया था तो अनाउंस्ड होगा, ना कि अनाउंस। तो यहीं पे एरर था हमारा, अनाउंस की जगह अनाउंस्ड होगा। चलिए आगे चलते हैं। बाय द टाइम वी गोट आर टिकट्स। बाय द टाइम जैसे ही, जिस टाइम पर, वी गोट ने मुझे बता दिया ये हमारा वर्ब है, वी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, आगे कोमा लिखा है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द शो वॉज ऑलरेडी बिगन बाय द टाइम वी गोट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। तो ये फिर बीच में आ जाएगा तो कंजंक्शन का काम करेगा। अभी भी कंजंक्शन है, बीच में फिर कोमा लिखा हुआ है। वी गोट, यहाँ से हमें पता लगा कि ये पास्ट है। आर टिकट्स एंड एंटर्ड, कल को क्वेश्चन पूछ लेता है वो, यहाँ एंटर्स लिख देता है, यहाँ एंटरिंग लिख देता है। हम जानते हैं एंड एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन दो सेम प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है। इधर अगर गोट लिखा है तो इधर एंटर्ड होगा। बात समझ में आ रही है? इधर अगर आईएनजी लिखा होता तो इधर भी आईएनजी होता, इधर ईएस वाला फॉर्म लिखा होता इधर भी ईएस वाला फॉर्म लिखा होता। कोई डाउट तो नहीं है?
तो यहाँ एंटर लिखा है, अभी सही लिखा है क्योंकि इधर भी सेकंड फॉर्म है, इधर भी सेकंड फॉर्म है, दोनों पास्ट में लिखे हैं। द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने टिकट लिए थे, जब हमें टिकट मिले थे और हमने सिनेमा में एंटर किया था, उससे पहले शो स्टार्ट हो चुका था, शो शुरू हो चुका था। मतलब हमने टिकट लिए, ये हमारे लिए पास्ट था। हमने जब टिकट लिए, हमें जब टिकट मिले तो ये हमारे लिए पास्ट था। शो इससे भी पहले शुरू हो चुका था, तो ये वाली बात हमारे लिए पास्ट की भी पास्ट हुई, पास्ट ऑफ पास्ट हुआ, हाँ या ना। और इस पास्ट ऑफ पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, यस और नो। और अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो हम इसे किस में बनाने का काम करते हैं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो यहाँ वॉज प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए या हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो हैड ऑलरेडी बिगन होगा। एक और बात समझो, कल को आपको यहाँ हैड के साथ बिगन लिख कर दे सकता है, ऑलरेडी को बाद में लिख सकता है। सेंटेंस ये बना सकता है, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो हैड बिगन ऑलरेडी। तो याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था जस्ट और ऑलरेडी या जितने भी ऐसे एडवर्ब हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वो उस वर्ब से जस्ट पहले लिखे जाते हैं। तो ऑलरेडी वर्ब से जस्ट पहले लिखा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, बाय द टाइम वी विल गेट। उम्मीद करता हूँ आपने इस सेंटेंस का एरर ढूंढ लिया होगा, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया बाय द टाइम, इफ, सपोज, आफ्टर, बिफोर, इन सब के बाद वाला जो क्लोज होता है उसमें हम विल और सेल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे एरर है। अब बात आती है इम्प्रूवमेंट की। मान लो कल को यही क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट पे हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ आएगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। अभी तो हमें एरर डिटेक्शन में आंसर हमें मिल गया है कि ये बी वाले पार्ट में आंसर है हमारा, यहाँ विल नहीं आ सकता है। आ क्या सकता है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ लिखा है गेट आर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव। अब ये फ्यूचर में लिखा है, किस में लिखा है, फ्यूचर में। मैंने आपको बात बताई थी, दूसरी क्लॉज अगर फ्यूचर में लिखी है तो ये वाला प्रेजेंट में होगा, ये प्रेजेंट में लिखी है तो भी ये प्रेजेंट में होगा। ये पास्ट में लिखा होता तब ये पास्ट में होता, तो ये फ्यूचर में लिखा है तो ये प्रेजेंट में होगा। विल को हटा दो, वी के साथ गेट लिख दो। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमें प्लूरल चाहिए, तो वी गेट मतलब प्रेजेंट बन चुका है उसका, वी गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता टोल्ड मी, सीता सब्जेक्ट है हमारे पास, टोल्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। इतनी बातें तो आप सीख ही गए होंगे। हिज नेम भी क्या है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए अगर। आफ्टर ही लेफ्ट, अच्छा एक बात सुनो, उसने मुझे, अब हिज नेम किसी का नाम। अब कई बार हम क्या करते हैं, इस छोटे से सेंटेंस को देखते हैं कि सीता के लिए हिज कैसे आ सकता है, हर आएगा। अरे ये भी तो हो सकता है ना, हिज मतलब कोई और हो। भाई सीता ने मुझे बताया किसी और का नाम, ये भी तो बात हो सकती है ना। भाई उसका, उसका मतलब कोई इंसान है, कोई लड़का है, मतलब उस लड़के का नाम बताया तो लड़के के लिए हिज ही आएगा। जरूरी थोड़ी ना उसने अपना ही नाम बताया सीता ने, सीता का तो पहले से मुझे नाम पता है, तभी तो मैं सीता लिख पा रहा हूँ उसे। ठीक है, तो ये हिज की जगह हर करने की जरूरत नहीं है, ये किसी और का नाम भी हो सकता है। बात ये है, सीता टोल्ड मी हिज नेम, सीता ने मुझे उसका नाम बताया। आफ्टर ही लेफ्ट मतलब लीव होने के बाद, मतलब वो अपने जाने के बाद उसने बताया। पहले वो गई तब उसने मुझे बताया, मतलब पहले कौन सा काम हुआ, ये वाला, उसके जाने का, उसके लेफ्ट करने का, उसके लीव करने का पहले काम हुआ, और बाद में हुआ मुझे नाम बताने का। तो जो बाद में हुआ है नाम बताने वाला, ये टोल्ड लिखा है, मतलब ये तो बात पास्ट में लिखी है। तो ये वाली जो बात है ये पास्ट की भी पहली है, तो ये पास्ट का भी पास्ट हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट हुआ। और पास्ट ऑफ पास्ट को हम किस में बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट में, जिसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से बनाते हैं। तो यहाँ आफ्टर ही लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार फिर से समझाने की ज़रूरत समझता हूँ मैं, बताता हूँ फिर से। सी टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे उसका नाम बताया। आफ्टर ही लेफ्ट अपने जाने के बाद, लीव करने के बाद। तो पहले वो गई ना, पहले उसने लीव किया, उसके बाद मुझे नाम बताया। तो नाम बताने का काम बाद में हुआ, लीव करने का काम पहले हुआ। और जो काम बाद में हुआ है वो मेरे लिए पास्ट है, क्योंकि यहाँ लिखा है टोल्ड, टोल्ड तो पास्ट हुआ।
तो जब उसके जाने का काम था, लीव करने का, तो वो उससे भी पहले हुआ था, तो मेरे लिए वो काम क्या हुआ, पास्ट का भी पास्ट। पास्ट के पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, इसीलिए हमने उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बनाया। चलिए आगे चलते हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको आवर्स का, मंथ्स का, महीनों से, ईयर्स से, सालों से, डिकेड्स से, दशकों से, सेंचुरीज, सदियों से। ये सब क्या है, टाइम पीरियड्स हैं। और टाइम पीरियड्स के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, फॉर यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए। सिंस की जगह क्या आना चाहिए, फॉर। कल को आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, यहाँ फॉर लगा कर देता है, फॉर सेंचुरीज, और यहाँ लिख देता है वो आर। हम जानते हैं कि अगर यहाँ फॉर लिखा है, आगे टाइम लिखा है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हुआ। और आर ने मुझे बताया प्रेजेंट है, तो यहाँ आर नहीं आ सकता, हैव बीन आएगा, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन होती है। पास्ट होता तो ये हैड बीन होती है। बात क्लियर है ना, सारी चीज़ें समझ पा रहे हो। इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ताकि एक तरह के अगर 2 क्वेश्चन आप कर पाओगे, तो आपके जो अंदर डर होता है ना, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो कमी दूर हो जाएगी, वो डर खत्म हो जाएगा। आगे लिखा है ऑल्दो। ऑल्दो से मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको। ऑल्दो एक कंजंक्शन है, और ऑल्दो के साथ ऑल्दो भी और दो भी, ऑल्दो भी और दो भी आपको देखने को मिलता है। बात एक ही है, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, कंजंक्शन के चैप्टर में समझेंगे। इनके बाद जो क्लॉज होता है, दूसरे क्लॉज को जोड़ने के लिए हम यट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, यट का। कई बार इस यट को रिप्लेस कर जाता है एक कोमा। मतलब ये हुआ कि या तो ओल्दो के सेंटेंस में जहाँ ओल्दो लिखा होगा या दो लिखा होगा, उस सेंटेंस में या तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम यट कर सकता है, या फिर कोमा कर सकता है। कई बार इसके साथ बट लिख कर देता है, तो बट नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को मैं बोलूँ, ओल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, बट आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। मैं यहाँ बट लिख दूँ, तो आप समझ जाना कि यहाँ बट नहीं आ सकता है, यहाँ यट आएगा। यहाँ यट नहीं लिखा है, तो यहाँ कोमा लिखा जाएगा। कोमा यहाँ रह गया है, आप नोट कर लेना, यहाँ कोमा लिखा जाएगा, ज़रूरी है वो लिखना, अदरवाइज़ हमें यट लिखना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। तो ये तो ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं टेंस की। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, फॉर मोर देन 3 years, तो ये वाली जो बात है, ये तो टाइम हुआ, और उससे पहले फोर हुआ। तो पहले तो ये पता करो क्या ये फोर ठीक लिखा है। तो ये तो एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के लिए फोर ही आता है, तो ठीक लिखा है। फोर प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम क्या बताता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ से एम ने मुझे क्या बताया, प्रेजेंट। तो पूरा टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होती है। अरे हाँ या ना, आई के साथ हैज़ बीन आएगा या हैव बीन, हैव बीन। तो इस एम की जगह क्या आना चाहिए, हैव बीन। बात क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन। एक वर्ब है हमारे पास, बिगिन, BEGIN। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब हम इसकी सेकंड फॉर्म की बात करते हैं तो बिगैन होती है, जो यहाँ लिखी हुई है। और थर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं तो बिगन होती है। क्या होती है, बिगन। वैसे सिंग होती है, सिंग की सैंग होती है, थर्ड फॉर्म संग होती है। ठीक है, SUNG। तो हैड के साथ तो हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, परफेक्ट कोई सा भी हो, थर्ड फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ बिगन आना चाहिए, बिगैन नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट। वर्ब हमारे पास क्या है, प्रिवेंट। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये। ड्राइवर क्या है, सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है। द बस ऑब्जेक्ट हुआ। मुझे कुड नॉट ने बता दिया कि बात पास्ट की हो रही है। चलिए चेक करेंगे आगे चल के। फ्रॉम हिटिंग द बॉय ऑल्दो ही हैड अप्लाइड द ब्रेक्स। जबकि उसने ब्रेक लगाए थे। अब ब्रेक उसने पहले लगाए ना, ये जो पूरी बात है, जो उसने हिट करने की बात यहाँ लिखी है, वो नहीं प्रिवेंट कर सका हिट करने से। उससे पहले उसने ब्रेक लगाए, तो उससे भी पहले की बात हुई, और ये खुद पास्ट है, तो हमारे लिए पास्ट का भी पास्ट हुआ। तो ये पास्ट परफेक्ट है, जो कि अपने आप में सही लिखा है। कल को यहाँ अगर हैज़ अप्लाइड लिख दे तो एरर बन जाएगा, अप्लाइड लिख दे तो भी एरर बन जाएगा। हमें हैड अप्लाइड ही चाहिए होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और क्वेश्चन आपसे इसमें पूछता है, आई थिंक किसी एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, वहाँ हिटिंग की जगह लिखा था हिट। एक ट्रिक समझो, मतलब आप कंसेप्ट समझो। डायरेक्ट समझा रहा हूँ क्योंकि अभी चैप्टर तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपको कहीं प्रपोजिशन देखने को मिलता है
और उसके बाद लिखा हो वर्ब, क्या लिखा हो वर्ब, तो समझ जाना इस वर्ब में आईएनजी होना कंपलसरी है। ये अकेला वर्ब मतलब प्योर वर्ब यहाँ नहीं आ सकता है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकता है, ये आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए। फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, कहीं लिख दूँ मैं बाय, बाय हिटिंग, बाय ओपनिंग, तो हो सकता है बाय ओपन, बाय हिट नहीं हो सकता। वैसे ही फ्रॉम हिट नहीं हो सकता, फ्रॉम हिटिंग होगा, क्योंकि फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, आगे हिट वर्ब लिखा है, तो उसमें आईएनजी लगेगा। बस इतना सा आप समझ लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द पासर बाय, पासर बाय बोलते हैं किसी भी अनजान आदमी को जो रास्ते में चल रहा हो, ठीक है। आप किसी से रास्ता पूछते हो, हाँ भाई ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो वो जो इंसान होता है वो आपके लिए एक रास्ते में अनजान चलता हुआ आदमी होता है, उसी को हम इंग्लिश में पासर बाय बोलते हैं। क्या लिखा है आगे, द पासर बाय टोल्ड अस, टोल्ड एक वर्ब है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही पासर बाय है। ये पासर बाय एक जगह लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये मत सोचना यहाँ बाय लिखा है, बाय के बाद टोल्ड कैसे है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो एक साथ लिखा हुआ है। ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, अस आप जानते हो ऑब्जेक्ट है। वेयर वॉज द मैरिज हॉल, अभी मैंने आपको समझाया था WH वर्ड 3 तरीके से काम करता है। क्या है क्वेश्चन मार्क लिखा है, नहीं, तो ये क्वेश्चन वर्ड तो नहीं है। सेंटेंस के बीच में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। क्या दो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये यकीनन क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। और अगर ये बेटा कंजंक्शन हुआ तो इसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर लिखी है तो वो आना चाहिए, अदरवाइज नहीं लिखी है तो मेन वर्ब आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब लिखी तो है, लेकिन उससे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ, द मैरिज, तो सेंटेंस क्या होगा, सॉरी द मैरिज हॉल भी लिखा है, ये पूरा है। वेयर द मैरिज हॉल वॉज एंड इवन लेड अस टू इट, ठीक है। क्यों पहले सब्जेक्ट आया, बात समझ में आई, पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, क्योंकि वो कंजंक्शन है। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years अगो, छोटा सा सेंटेंस है, बेसिक है, इस तरह के एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं। 2 years अगो ने मुझे बता दिया कि ये पास्ट स्पेसिफिक टाइम है, और जहाँ भी पास्ट स्पेसिफिक टाइम होता है वहाँ हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो इस हैव पास्ट की जगह सेकेंड फॉर्म आएगी ओनली पास्ट। कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे चलते हैं। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट, इस तरह के सेंटेंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एक ही कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। यही फ़र्क होता है रूल में, वहाँ कम से कम मैंने 6 रूल्स को ख़त्म किया था एक ही कंसेप्ट में। मैंने आपको समझाया था सिंस के बाद जो भी टाइम लिखा होता है वो पास्ट स्पेसिफिक टाइम होता है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम होता है। पास्ट स्पेसिफिक टाइम को हम कौन से टेंस में लिखने का काम करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। मान लो कल को एग्जामिनेशन में यहाँ इसमें लिख दिया जाए सिंस ही हैज़ जॉइंड या ही हैड जॉइंड, आप परेशान हो सकते हो। जिसने मेरे साथ पढ़ा है वो बिल्कुल परेशान नहीं हो सकता है, उसे पता है सिंस के बाद पास्ट स्पेसिफिक टाइम आएगा, और पास्ट स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो पास्ट इंडेफिनिट ही हम यहाँ बनाएंगे हमेशा। मतलब वो सही लिखा है सेकंड फॉर्म ऑफ, ना तो हैज़ आ सकता है ना हैड आ सकता है, ना ही प्रेजेंट में बन सकता है। सिंस ही जॉइंड दिस पोस्ट, जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, उसने किसी तरह का कोई भी घूस नहीं ली है, ब्राइब नहीं ली है। जब से उसने इस ज्वाइन पोस्ट को ज्वाइन किया है, तब से अब तक की हम बात करना चाहते हैं ना। जब से उसने ये काम किया है तब से अब तक, उसका खुद ही मीनिंग निकल के आ रहा है ना। और जब भी हम अब तक की बात करते हैं तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ डिड नॉट की जगह क्या होना चाहिए, हैज़ नॉट, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। फिर से समझो ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या कहना चाह रहा है कि जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है, ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, उसने कोई भी ब्राइब नहीं ली है, घूस नहीं ली है, भ्रष्टाचारी वाला पैसा नहीं लिया है। तो जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है तब से लेकर कब तक, अब तक, ये खुद निकल के आ रहा है ना सेंस इसका, इसकी वजह से, सिंस की वजह से। तो ये एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग हो रहा है यहाँ जब से अब तक। तो जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है तब से लेके अब तक उसने कोई ब्राइब नहीं ली है। तो अब तक जहाँ भी आ जाए, मैंने आपको ये बताया था, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, तो हैज़ नॉट टेकन होगा।